स्वागत है दोस्तों आपका पार्ट 8 सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस में। अभी तक इतना डिस्कस हो चुका है कमर्शियल बैंक तक। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किए जाते हैं और ये इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं बिजनेसेस को, वो भी दो तरीके से। एक तो ओन कैपिटल, दूसरा लोन कैपिटल। ये कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है बिजनेसेस को लॉन्ग और मीडियम टर्म के लिए। लोन कैपिटल मतलब ये होता है कि जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन प्रोवाइड करती है बिजनेसेस को, उसको कहते हैं लोन कैपिटल। और जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी कंपनी के शेयर खरीद के इन्वेस्टमेंट करती है, उसको कहते हैं ओन कैपिटल। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रमोट करते हैं इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के लिए, इसीलिए इनको डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। ये एग्जाम्पल है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अब आप में से किसी का डाउट ये हो सकता है कि ये बैंक तो ठीक है, फंड प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये इंश्योरेंस कंपनी इधर क्या कर रही है। तो देखिए, LIC इंश्योरेंस बेचती है और उसको प्रीमियम मिलता है। ये प्रीमियम LIC अपने पास नहीं रखती है, वो फर्दर किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करती है, जिसकी वजह से उसको डिविडेंड या इंटरेस्ट मिलता है। तो इस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी काम करती है। एग्जाम्पल देखिए, फार्मर्स का ग्रुप है एक गांव में जो कि बनाना चाहते हैं स्मॉल इरिगेशन सिस्टम, ताकि उनके फसलों को पानी मिल सके। तो वो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के पास जाते हैं और लोन लेते हैं। ठीक है, अब ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के पास पैसा कहाँ से आया, तो इनको दिया है नाबार्ड ने, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इन्होंने पैसा दिया है उस बैंक को और बैंक ने दिया है फार्मर्स को, इसी को कहते हैं रिफाइनेंस। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली नाबार्ड ने ही उन किसानों को हेल्प किया है ताकि उनको इजीली लोन मिल सके, वो भी कम ब्याज पे। क्लियर। मेरिट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फर्स्ट, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस नॉट अवेलेबल फ्रॉम कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक बस शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए लोन देती है, जबकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लॉन्ग टर्म के लिए भी देती है। सेकंड, ऑफर टेक्निकल एंड मैनेजरियल गाइडेंस टू बिजनेस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बस फंड प्रोवाइड नहीं करता है। एग्जांपल देखिए, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि ये स्मॉल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए फंड प्रोवाइड करेगी। साथ ही जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर रहते हैं उनको ट्रेनिंग और एडवाइस भी देती है। थर्ड, इन्हांस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बोरोइंग फर्म्स। ऐसे फर्म, ऐसे कंपनी, ऐसे बिजनेस जिनको इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंड मिलता है, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ जाती है। फिर जो दूसरे इन्वेस्टर रहते हैं या दूसरी कोई बैंक रहती है, वो भी विलिंग होते हैं, वो भी इच्छा दर्शाते हैं उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फोर्थ, अलाउ रिपेमेंट इन इजी इंस्टॉलमेंट, रिड्यूसिंग बर्डन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब लोन प्रोवाइड करती है किसी कंपनी को, तो वो कंपनी रीपेमेंट टुकड़ों में करती है, इंस्टॉलमेंट में करती है। इसके वजह से क्या होता है, जो ह्यूज अमाउंट का रीपेमेंट का जो बर्डन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। फिफ्थ, प्रोवाइड फंड्स इवन ड्यूरिंग इकोनॉमिक डिप्रेशन। अगर इकोनॉमिक डिप्रेशन है, ठीक है, मंदी चल रही है मार्केट में, तो जो प्राइवेट बैंक रहते हैं वो कभी लोन नहीं देते। उनको पता है कि इस बिजनेसमैन को अगर मैं लोन दूंगा तो ये इसका प्रोडक्ट तो बिकेगा नहीं, क्योंकि मार्केट में मंदी चल रही है, तो प्रॉफिट कुछ होगा नहीं और लोन का पैसा वापस मिलेगा नहीं। लेकिन ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये प्रोवाइड करते हैं फंड ऐसी मंदी वाली स्थिति में भी, जैसे कि नाबार्ड एग्रीकल्चर और रूरल को डेवलप करने के लिए ऐसी स्थिति में भी फंड प्रोवाइड करती है। लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फर्स्ट, रिजिड क्राइटेरिया एंड लेंदी प्रोसीजर फॉर लोन अप्रूवल। आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन चाहिए, तो ये लोन लेना बहुत लेंदी प्रोसीजर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रिक्ट इवैल्यूएशन होता है, लीगल चेक होता है, जिसके वजह से बहुत सारे मंथ लग जाते हैं आपका लोन अप्रूवल होने में। सेकेंड, इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन
ऑन डिविडेंड पेमेंट एंड अदर ऑपरेशन। एक बार आपके कंपनी ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया, उसके बाद अगर आपकी कंपनी को हाई डिविडेंड डिक्लेयर करना है या किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन से लोन लेना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जहां से आपने लोन लिया है। थर्ड, अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिड्यूसिंग मैनेजरियल ऑटोनॉमी। आपकी कंपनी है, वहाँ पे बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो डिसीजन लेते हैं। आपकी कंपनी ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोई पर्सन आपकी कंपनी में एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करेगा। वो मॉनिटर करेगा आपके कंपनी के डिसीजन को, जिसके वजह से क्या होगा, आपके कंपनी के जो रियल ओनर रहेंगे उनका कंट्रोल रिड्यूस हो जाएगा। फोर्थ, हाई डॉक्यूमेंटेशन एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना इतना भी इजी नहीं है। बहुत सारा पेपर वर्क होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, मल्टीपल अप्रूवल्स होता है। एक फाइल पहले ये डिपार्टमेंट में जाती है, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, तो ऐसे करके अप्रूवल होने में ही बहुत डिले हो जाता है। मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। जब भी कंपनी या गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया जाके यानी फॉरेन कंट्री से फंड रेज करती है, किस फॉर्म में करेंगी? एक तो लोन लेंगी, या तो इक्विटी बेचेगी, बॉन्ड बेचेगी, जीडीआर एडीआर इशू करेगी और फंड रेज करेगी बिजनेस या डेवलपमेंट के लिए। उसको कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। अब इसके 3 सोर्स है इंटरनेशनल फाइनेंसिंग के। फर्स्ट है कमर्शियल बैंक, सेकेंड है इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक जैसे IFC, एग्जिम बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। थर्ड है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट जैसे कि GDR, ADR, IDR, FCCB। अब ये सब क्या होता है डिस्कस करते हैं आगे। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग में डिस्कस करते हैं कमर्शियल बैंक। देखिए, जब इंडियन कंपनी किसी फॉरेन कंट्री के बैंक से लोन लेती है बिजनेस के लिए तो उसको कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंसिंग थ्रू कमर्शियल बैंक। एग्जांपल देखिए, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जिसको ऑर्डर रिसीव्ड हुआ है अमेरिका से LED टीवी का, तो कंपनी को अभी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इतने सारे LED टीवी बनाने हैं तो रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी तो वो LED टीवी सप्लाई कर पाएगी अमेरिका को। सो ऐसे केस में क्या करती है, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पूछती है UK बेस्ड बैंक स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक के पास। वो बैंक को बताती है कि अमेरिका से ऑर्डर रिसीव्ड हुआ है इतने इतने LED टीवीज का, तो हमें रॉ मटेरियल परचेस करना है, उसके लिए लोन चाहिए। ये बैंक उस कंपनी को फॉरेन करेंसी में लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है, डॉलर में। कंपनी उस पैसे को यूज करती है, रॉ मटेरियल खरीदती है और प्रोड्यूस करती है टीवी और बेच देती है किसको? USA को। ये क्या हुआ? इंटरनेशनल फाइनेंसिंग थ्रू कमर्शियल बैंक। कौन है कमर्शियल बैंक? स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक। कहाँ की है? UK की है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। क्लियर? अब डिस्कस करते हैं कि इंटरनेशनल फाइनेंसिंग में कमर्शियल बैंक से फंड कैसे रेज किया जाता है। देखिए, इसके 3 टाइप है। फर्स्ट सिंडिकेटेड लोन, सेकेंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स, थर्ड एक्सपोर्ट फाइनेंस। सिंडिकेटेड लोन एग्जाम्पल देखिए, इंडियन कंपनी है XYZ इंफ्रा लिमिटेड जिसको एक न्यू हाईवे प्रोजेक्ट पे काम करना है और इस प्रोजेक्ट के लिए इस कंपनी को $800 मिलियन की ज़रूरत है। तो ऐसे में XYZ इंफ्रा लिमिटेड पूछती है एक फॉरेन के कमर्शियल बैंक के पास और कमर्शियल बैंक को बताती है कि भाई मुझे न्यू हाईवे प्रोजेक्ट पे काम करना है, इसीलिए $800 मिलियन मुझे एज अ लोन चाहिए। वो बैंक बोलती है कि इतना बड़ा लोन मैं अकेली नहीं दे सकती हूँ, इसीलिए 4 बैंक JP मोर्गन, सिटी, HSBC और स्टैंडर्ड चार्टेड, ये 4 बैंक आपस में डिस्कस करके ये डिसीजन लेते हैं कि ये चारों मिलके
ये लोन प्रोवाइड करेंगे XYZ इंफ्रा लिमिटेड को, ठीक है। सो वो जितना भी पार्ट्स दे, हो सकता है कि सभी 200 दे, है ना, 4 बैंक है तो 200 मिलियन, 200 मिलियन, 200 मिलियन डॉलर दे, सबका मिला के 800 मिलियन डॉलर हो जाएगा, ठीक है। सो इसी को कहते हैं सिंडिकेटेड लोन। सिंडिकेटेड का मतलब होता है ग्रुप। तो ये जो 4 बैंक है ये ग्रुप बन के आए और लोन प्रोवाइड कर रहे XYZ इंफ्रा लिमिटेड को, इसी को कहते हैं सिंडिकेटेड लोन। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एग्जाम्पल देखिए, एक इंडियन कंपनी है ABC फार्मा लिमिटेड नाम की, जिसको अपनी मेडिसिन फैक्ट्री एक्सपांड करनी है। इसके लिए उसको लोन की ज़रूरत है। अब एक तो वो लोन ले ले किसी इंडियन बैंक से, या तो ले ले फॉरेन बैंक से। अब देखिए, इंडियन बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रही है 11% और फॉरेन बैंक चार्ज कर रही है 6% इंटरेस्ट। तो किससे लेगा वो? ऑफकोर्स फॉरेन बैंक से, क्योंकि 6% इंटरेस्ट चार्ज कर रही है फॉरेन बैंक। तो ABC फार्मा लिमिटेड ने क्या किया, 100 मिलियन $US लोन लिया है स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक, जो कि लंदन की है, उससे, ठीक है। और जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, जो लोन रिसीव्ड हुआ है इस बैंक से, फॉरेन बैंक से, वो डॉलर में रिसीव्ड हुआ है। उस डॉलर को ABC फार्मा ने कन्वर्ट किया है रुपए में और यूज किया है वो पैसा फैक्ट्री को एक्सपांड करने के लिए। बाद में क्या होगा, ABC कंपनी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे कर देंगे उस बैंक को, ठीक है। इसी को कहते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। क्यों कहते हैं? सबसे पहली बात तो ABC फार्मा लिमिटेड इंडियन कंपनी है और उन्होंने फॉरेन कमर्शियल बैंक से लोन लिया है। सेकेंड थिंग, जो लोन लिया है वो फॉरेन करेंसी में लिया है। थर्ड थिंग, जो पैसा यूज हुआ है वो इंडियन प्रोजेक्ट के लिए यूज हुआ है, इसीलिए इसको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बोलेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट फाइनेंस। एग्जाम्पल, इंडियन कंपनी है, नाम है ग्लोबल टेक्सटाइल लिमिटेड, जिसको शर्ट बनाने के लिए एक ऑर्डर रिसीव्ड हुआ है USA से, और USA का कस्टमर ये बोल रहा है कि वो 90 दिन के बाद पेमेंट करेगा। अब ग्लोबल टेक्सटाइल को फंड की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, शर्ट भी तो बनाने हैं, इसीलिए। और एक तो US बायर ये बोल रहा है कि वो 90 दिन के बाद पेमेंट करेगा, तो फंड की ज़रूरत तो पड़ेगी। ऐसे में ग्लोबल टेक्सटाइल सिटी बैंक से लोन लेता है। सिटी बैंक एक फॉरेन की बैंक है, ठीक है। अब फॉरेन कंट्री के बैंक से ही क्यों लोन ले रहा है ग्लोबल टेक्सटाइल? क्योंकि जो इंडियन कंपनी इंटरेस्ट चार्ज कर रही है वो कर रही है 10%, और जो सिटी बैंक है जो कि फॉरेन की बैंक है वो चार्ज कर रही है 6%। तो किससे लेना बेनिफिशियल रहेगा? फॉरेन कंट्री के बैंक से, ठीक है। एक बार फंड रिसीव्ड हो गया तो ग्लोबल टेक्सटाइल रॉ मटेरियल खरीदेंगी, शर्ट को प्रोड्यूस करेगी और एक्सपोर्ट कर देंगी USA को, ठीक है। सो ये जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन होता है जो कि हेल्प करता है एक्सपोर्ट को, उसको कहते हैं एक्सपोर्ट फाइनेंस। इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक। इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक ये ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो कि मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं, ग्रांट प्रोवाइड करते हैं, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। किसे? डिफरेंट कंट्रीज़ को और कंपनीज़ को। क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि इकोनॉमी डेवलपमेंट हो सके, बड़े प्रोजेक्ट पे काम हो सके, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, ट्रेड और बिजनेस की ग्रोथ हो सके, इसके लिए। सिंपल वर्ड में ये बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मनी यानी फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, वो भी डिफरेंट कंट्रीज़ को और कंपनी को। क्यों? ताकि अच्छे रोड कंट्री में डेवलप हो सके, पोर्ट्स बन सके, पावर प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश हो सके, बड़े बड़े कंपनियां इस्टेब्लिश हो सके, इंटरनेशनल ट्रेड को पॉसिबल करता है, वो भी डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। ये एजेंसी, ये डेवलपमेंट बैंक हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को फाइनेंस करते हैं, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसे प्राइवेट कंपनीज है जिनको वो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं।
ये एजेंसी हेल्प करती है पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। IFC फर्स्ट है, देखिए 3 टाइप है इंटरनेशनल एजेंसी और डेवलपमेंट बैंक के। फर्स्ट है IFSC, सेकेंड है एक्सिम बैंक और थर्ड है एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि पार्ट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। डेवलपिंग कंट्रीज में जो प्राइवेट कंपनीज होते हैं इनको ये सपोर्ट करते हैं बिजनेस ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। कैसे सपोर्ट करते हैं? लोन प्रोवाइड करते हैं, इक्विटी खरीदते हैं, एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इंडियन टेक्सटाइल कंपनी है जो कि गारमेंट्स सेल करना चाहती है यूएसए को। अब इसके लिए फंड्स की ज़रूरत है तो IFC यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन इन्वेस्ट करती है कंपनी में ताकि इंडियन टेक्सटाइल कंपनी ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके और ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके गारमेंट्स यूएसए को। क्लियर? सेकेंड, एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है इंडियन एक्सपोर्टर को और इंपोर्टर को। अच्छा, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है आपको पता है ना? अगर इंडिया से मैं कुछ बेचूं गुड्स किसी फॉरेन कंट्री को, उसको कहते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, गुड्स गया वहाँ पे। और इंपोर्ट किसको कहते हैं? अगर फॉरेन कंट्री से मैं कुछ खरीदूं यानी गुड्स लाऊं यहाँ पे, तो उसको कहते हैं इंपोर्ट्स। सो ये काम के लिए जो फंडिंग की ज़रूरत रहती है ये एक्सिम बैंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, ताकि जो इंडियन कंपनीज है वो फॉरेन मार्केट में उतर सके और ग्लोबली एक्सपांड कर सके। एग्जाम्पल देखिए, इंडियन मशीनरी मैन्युफैक्चरर है जिसको ऑर्डर मिला है मशीन को एक्सपोर्ट करने का अमेरिका को। ठीक है, तो एक्सिम बैंक क्या करेगा? हेल्प करेगा फॉरेन करेंसी प्रोवाइड करके ताकि वो एक्सपोर्ट पूरा हो सके। ठीक है, तो जब भी एक्सपोर्ट करना हो वो कैसे भी हो सकता है, थ्रू प्लेन करो, थ्रू शिप करो, बाय रोड करो, तो उसके लिए भी पैसा लगता है। तो वो पैसा, वो लोन एक्सिम बैंक प्रोवाइड करता है ताकि दूसरी कंट्री में आप गुड्स को भेज सको या बेच सको। क्लियर? थर्ड, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जो कि लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है, ग्रांट प्रोवाइड करता है, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? कंट्रीज को। कौन से कंट्रीज? जो कि एशिया एंड द पैसिफिक रीजन में है उनको। ठीक है, किस लिए हेल्प करता है? ताकि इकोनॉमी डेवलपमेंट प्रमोट हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, पॉवर्टी रिड्यूस हो सके, इसके लिए। एग्जाम्पल देखिए, इंडिया बिल्ड करना चाहता है हाईवे ताकि ट्रांसपोर्ट टू पोर्ट इंप्रूव हो सके, और ये पोर्ट यूज होगा गुड्स को सेंड करने के लिए, वो गुड्स जो भेजे जाएंगे यूएसए और यूरोप में। सो इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक लोन प्रोवाइड करता है इंडिया को ताकि वो हाईवे कंस्ट्रक्ट हो सके। इससे क्या होगा? इंटरनेशनल ट्रेड इजी हो जाएगा। क्लियर? इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट ये एक ग्लोबल मार्केट प्लेस है जहां कंपनी और गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म फंड रेज करते हैं थ्रू फॉरेन इन्वेस्टर। फॉरेन इन्वेस्टर यानी कौन? इंडिया के बाहर के लोग। ठीक है, कैसे फंड रेज करते हैं? थ्रू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक शेयर बेच देना, बॉन्ड बेच देना, डिपॉजिटरी रिसिप्ट को इशू करना। ठीक है, सिंपल वर्ड में इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे कंपनी फॉरेन कंट्रीज के पास जाती है और फंड कलेक्ट करती है, मनी कलेक्ट करती है ग्लोबल इन्वेस्टर से। ठीक है, ताकि बिजनेस को एक्सपांड किया जा सके। एग्जाम्पल देखिए, इंडियन कंपनी है जिसने GDR और ADR इशू किया है, वो भी फॉरेन मार्केट में, ताकि डॉलर में पैसा कलेक्ट किया जा सके फॉरेन इन्वेस्टर से। सो ये कैसे हो रहा है? ये थ्रू इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट के थ्रू हो रहा है। ये GDR और ADR मैं अभी आगे डिस्कस करने वाला हूँ।
GDR का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये एक प्रकार का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू एक कंट्री की कंपनी दूसरे कंट्री के कैपिटल मार्केट से फंड रेज करती है। GDR ट्रेड किया जाता है फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में। सिंपल मीनिंग देखिए, GDR एक सर्टिफिकेट होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, लेकिन सोल्ड किया जाता है फॉरेन इन्वेस्टर को। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री है जिसको बिजनेस एक्सपांड करने के लिए फंड की ज़रूरत है, इसीलिए रिलायंस इंडस्ट्री GDR इशू करती है लंदन स्टॉक एक्सचेंज में। अब लंदन स्टॉक एक्सचेंज में फॉरेनर्स वो GDR परचेस करते हैं और यूरोज या डॉलर में पैसा पे करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री वो पैसा बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए यूज करती है, इसी को कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंसिंग थ्रू GDR। ADR का फुल फॉर्म है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसको ट्रेड किया जाता है अमेरिकन स्टॉक मार्केट में। जैसे अपने यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे उनके यहाँ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें ADR का ट्रेड किया जाता है। ADR हेल्प करता है नॉन अमेरिकन कंपनीज को ताकि वो US डॉलर में फंड रेज कर सके बाय सेलिंग इट शेयर टू अमेरिकन इन्वेस्टर। ADR सिंपल वर्ड में देखिए, ये शेयर होता है इंडियन कंपनी का जो कि सोल्ड किया जाता है USA में इन द फॉर्म ऑफ रिसिप्ट। एग्जाम्पल इन्फोसिस एक इंडियन कंपनी है जिसने ADR इशू किया है यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है, ताकि वो फंड रेज कर सके। अब वो ADR कौन खरीदेगा? अमेरिकन इन्वेस्टर खरीदेंगे और पैसा किस में आएगा? डॉलर में आएगा। इसी को कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंसिंग थ्रू ADR मीन्स अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना कि ADR और JDR में शेयर का फ्लो क्या होता है और मनी का फ्लो क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए इंडियन कंपनी है जो कि बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए फंड रेज करना चाहती है और वो फंड रेज करना चाहती है USA से, तो क्या करेगी? इंडियन कंपनी अपने शेयर एक इंडियन बैंक में डिपॉजिट कर देंगी। एग्जाम्पल के लिए SBI, ठीक है, इसको कहेगी कस्टोडियन बैंक। क्यों? क्योंकि इन्होंने शेयर होल्ड करके रखा है। इंडियन कंपनी SBI को बताएगी कि हमको USA से फंड रेज करना है और हमने USA की बैंक सिटी बैंक को हमारा डिपॉजिटरी बैंक सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो आगे SBI सिटी बैंक जो कि अमेरिका की बैंक है उसको बताएगी कि इंडियन कंपनी ने हमारे पास शेयर डिपॉजिट किए हैं, आप आगे ADR इशू कीजिए। तो सिटी बैंक जो कि डिपॉजिटरी बैंक है वो क्या करेगी? ADR इशू करेगी और फॉरेन इन्वेस्टर उसको खरीदेंगे। खरीदने के बाद वो पैसा डॉलर में सिटी बैंक के पास आएगा, फिर सिटी बैंक SBI को देंगी, SBI उस डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करके इंडियन कंपनी को देगी। तो इस तरह फ्लो होता है शेयर का और मनी का ADR और GDR के केस में। ADR और GDR में इतना ही डिफरेंस है कि ADR बस अमेरिका में ट्रेडेड किया जाता है और GDR अमेरिका को छोड़ के बाकी देशों में, खास करके यूरोप में ट्रेड किया जाता है। क्लियर? मीनिंग ऑफ IDR देखिए, यह IDR उल्टा होता है GDR और ADR का। इसका फुल फॉर्म है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। मतलब जब फॉरेन कंपनीज को इंडिया से फंड रेज करना हो तब वो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के थ्रू फंड रेज करते हैं। एग्जाम्पल, अलीबाबा जो कि एक चाइनीज कंपनी है उसको फंड रेज करना है इंडिया से, तो वो अपने शेयर यानी अलीबाबा अपने शेयर डिपॉजिट करते हैं कस्टोडियन बैंक ऑफ चाइना में। बैंक ऑफ चाइना इन्फॉर्म करता है ICICI बैंक को कि अलीबाबा ने हमारे यहाँ मतलब हमारे बैंक में शेयर डिपॉजिट किए, अभी आप IDR इशू कर दीजिए। तो ICICI बैंक क्या करेगा? IDR इशू कर देगा इंडियन स्टॉक मार्केट में। इंडियन इन्वेस्टर उसको खरीदेंगे, IDR को खरीदेंगे रुपीज़ में, तो ये रुपीज़ का पैसा किसके पास जाएगा? ICICI बैंक के पास। फिर ICICI बैंक किसको देंगी? बैंक ऑफ चाइना को। बैंक ऑफ चाइना किसको देगा? अलीबाबा को। इस तरीके से
फाइनली मनी अलीबाबा के पास पहुंचेगा। सो इस तरीके से IDR हेल्प करता है फॉरेन कंपनीज को ताकि वो अपना फंड रेज कर सके थ्रू इंडियन इन्वेस्टर। मीनिंग ऑफ FCCB। FCCB का फुल फॉर्म होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। ये एक टाइप का बॉन्ड होता है जो कि इंडियन कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है ताकि फॉरेन करेंसी में फंड रेज किया जा सके, लाइक डॉलर और यूरोस। ये बॉन्ड को कन्वर्ट किया जा सकता है इक्विटी शेयर में। एग्जाम्पल देखिए, इन्फोसिस इंडियन कंपनी है जिसको फंड की ज़रूरत है ताकि वो बिजनेस एक्सपांड कर सके USA और यूरोप में। इसीलिए इन्फोसिस ये बॉन्ड इशू करती है US मार्केट में। अमेरिकन इन्वेस्टर ये बॉन्ड को खरीदते हैं और डॉलर में पेमेंट करते हैं इन्फोसिस को। 3 साल के बाद अमेरिकन इन्वेस्टर ये डिसाइड कर सकते हैं कि उन्होंने जो बॉन्ड खरीदा है उसके लिए उनको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रिटर्न चाहिए या वो बॉन्ड कन्वर्ट करना चाहेंगे इक्विटी शेयर में। ठीक है, इसी को कहते हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, जो कि कन्वर्ट हो सकता है इक्विटी शेयर में। क्लियर? एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। फर्स्ट है लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल। ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्टर होते हैं जिसके वजह से कंपनी लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इजीली रेज कर सकती है बिजनेस के लिए। सेकेंड, लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फॉरेन कंट्री से जो लोन लिया जा रहा है इंडियन कंपनी के द्वारा, उसमें जो इंटरेस्ट चार्जेस है, जो इंटरेस्ट रेट्स है, वो लोअर रहते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। सो बोरोइंग क्या हो जाती है, चीपर हो जाती है, सस्ती हो जाती है। थर्ड, हेल्प्स इन ग्लोबल एक्सपांशन। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग हेल्प करता है बिजनेस को ताकि बिजनेस ग्लोबली एक्सपांड हो सके। फोर्थ, इम्प्रूव गुडविल एंड इमेज। जब इंडियन कंपनी GDR और ADR के थ्रू फंड रेज करती है तो ये GDR और ADR फॉरेन कैपिटल मार्केट में इशू किया जाता है, जिसके वजह से जो कंपनी की गुडविल और इमेज है वो इम्प्रूव होती है, एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन होता है कंपनी का। फिफ्थ, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टर। अब इंडियन कंपनी फॉरेन कंट्रीज से लोन ले रही है या फंड रेज कर रही है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, अभी इंडियन कंपनी बस इंडियन इन्वेस्टर पे डिपेंड नहीं है, वो फॉरेन कंट्री से भी फंड रेज कर सक रही है, इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टर। सिक्स्थ, एक्सेस टू इंटरनेशनल एक्सपर्टीज। अब इंटरनेशनली फंड रेज किया जा रहा है, ठीक है, जिसके वजह से जो इंटरनेशनल लेंडर्स है वो टेक्निकल और फाइनेंशियल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं ताकि बिजनेस एक्सपांड हो सके। डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। फर्स्ट है हाई रिस्क ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। अगर रुपये कमज़ोर पड़ गया तो जो डॉलर में रीपेमेंट करना है वो बहुत कॉस्टली बन जाता है। सेकेंड, लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस इज एक्सपेंसिव। फॉरेन कंट्री से फंड रेज करना इतना भी ईजी नहीं है, बहुत सारे रूल्स होते हैं, टफ रूल्स होते हैं जो कि फॉलो करना पड़ते हैं। फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज से फंड रेज करना, जिसके लिए बहुत सारा पेपर वर्क होता है और ये बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। थर्ड, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिस्क। फॉरेन कंट्रीज के लॉ में चेंज हो सकता है जिसके वजह से फंड रेज करने के लिए कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है, वैसे भी USA टैरिफ खेलते ही रहता है। फोर्थ, इंटरेस्ट एंड रिपेमेंट बर्डन। कंपनी को अगर प्रॉफिट कम भी हो गया फिर भी फॉरेन कंट्री से जो फंड रेज किया गया है वो तो वापस करना ही पड़ेगा, वो भी विथ इंटरेस्ट, जिसके वजह से रिपेमेंट बर्डन क्रिएट होता है। फिफ्थ, डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। अगर इंडियन कंपनी ने GDR और ADR के थ्रू फंड रेज किया है तो फॉरेन इन्वेस्टर भी ओनर बन जाते हैं कंपनी के, ठीक है, अब वो कंट्रोल कर सकते हैं कंपनी के डिसीजन को। सिक्स्थ, हाई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। अगर फॉरेन कंट्री से फंड रेज करना है तो फाइनेंशियल डेटा शेयर करना पड़ता है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी पड़ती है, जो कि कॉम्पिटिटिवली बहुत रिस्की है। थैंक यू, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में।